स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर हूँ। मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी की। जैसे सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई है, जो कि 15 दिसंबर के बाद से शेड्यूल है। ये जो एग्ज़ाम है फिर 15 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच कंडक्ट होंगे। अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिन्होंने अपनी एनटीपीसी की तैयारी कंप्लीट कर ली है वो मॉक पेपर देते रहिए। हम जो क्लासेस ले रहे हैं इस समय, वो सारी क्लासेस हम प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक पेपर पे वर्क कर रहे हैं। वो क्लासेस आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो उसको देख के सॉल्व करने में आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं। और आइडिया के बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करके ये आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी हुई है एग्ज़ाम की वो किस लेवल तक पहुँची है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सारे चैप्टर्स को बेसिक से पढ़ाया हुआ है। आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल इन्फो कैप्सूल पे जाइए। इन्फो कैप्सूल में जाके आपको प्रियंका मैम डालना है। उसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आने वाले रीजनिंग सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि आप चैप्टर को कैसे समझेंगे, कौन सा चैप्टर कैसे सॉल्व किया जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो सीखने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है। क्या है वो सेकंड स्टेप? वो सेकंड स्टेप ये है कि आपको मॉक पेपर प्रैक्टिस करना होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास हमारी वेबसाइट है infocapsule.in। आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं और आपको उसमें आरआरबी एनटीपीसी का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब ये बात हो गई एनटीपीसी की तैयारी की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर है? ये एग्ज़ाम हुआ है 2 अप्रैल 2016। ये एग्ज़ाम 2 अप्रैल 2016 में थर्ड शिफ्ट में आया था। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के थर्ड शिफ्ट में आए हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे आए थे। क्वेश्चन की बात करें, यूज द फॉलोइंग पैसेज फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इस निम्नलिखित प्रश्नों को जानकारी के अनुसार सॉल्व करें। दिया हुआ है राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी। राहुल और कुसुम जो हैं वो हिंदी और गणित में अच्छे हैं। फिर समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी। समीर और राहुल जो है वो हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स। समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हमको कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं और वो उनके बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल फॉर्म करनी होती है। टेबल फॉर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो एग्जैक्टली आ जाता है। और कई डायरेक्टली ऐसे करने में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन टेबल फॉर्म में करने में आपका आंसर सही हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं, राहुल, कुसुम, समीर, गीता एंड मिहिर। ये हो गए हमारे 5 पर्सन्स। ठीक, अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट को में अच्छे हैं वो सारे सब्जेक्ट हम मेंशन कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हिंदी, फिर मैथ्स, और हिंदी आ गया, मैथ्स आ गया, फिर आया बायोलॉजी, मैथ्स, बायोलॉजी, मराठी, और हिस्ट्री। ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स आ गए जिनके बारे में दिया हुआ है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं। अब क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स। राहुल जो है हिंदी में और मैथ्स में, हिंदी मैथ्स, कुसुम भी हिंदी और मैथ्स में अच्छी है। फिर दिया हुआ है समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी। समीर और राहुल जो है हिंदी और बायोलॉजी में, तो समीर हिंदी, बायोलॉजी, और राहुल भी हिंदी और बायोलॉजी, और हिंदी में ऑलरेडी वो था तो यहाँ पे बायोलॉजी भी हो गया। फिर दिया हुआ है
गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स। गीता और कुसुम जो है वो मराठी और मैथ्स में अच्छी हैं। तो गीता और कुसुम मैथ्स और मराठी, कुसुम जो है मैथ्स में ऑलरेडी थी, मराठी। ठीक है, फिर दिया हुआ है समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो समीर जो है हिस्ट्री बायोलॉजी, समीर का क्या आ गया, हिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी वो था। फिर गीता में भी हिस्ट्री और बायोलॉजी करना है, तो गीता का हमारा हिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। मिहिर का भी हमारा हिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। अब फिर से जो हमें डेटा दिया हुआ था उसको हम चेक कर ले रहे कि हमसे कोई डेटा मिस तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए आप पहले देखते हैं, दिया हुआ है राहुल और कुसुम जो है हिंदी और मैथ में। तो राहुल हिंदी में, मैथ में, कुसुम हिंदी और मैथ में। फिर समीर और राहुल हिंदी और बायो, समीर जो है हिंदी बायो, राहुल भी हिंदी और बायो में। ठीक, फिर दिया गया है गीता और कुसुम जो है मराठी मैथ में। तो गीता मैथ्स मराठी, कुसुम भी मैथ्स और मराठी। फिर दिया है समीर, गीता और मिहिर हिस्ट्री और बायो। तो समीर का हिस्ट्री हो गया यहाँ पे और बायो हो गया। गीता का भी हिस्ट्री और बायो हो गया और मिहिर का भी हिस्ट्री और बायो हो गया। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं इस बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर्स क्या होगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड मैथ। बायोलॉजी और मैथ इस दोनों में कौन अच्छा है। तो बायोलॉजी और मैथ्स की अगर हम बात करें तो हमारा राहुल राहुल अच्छा है बायोलॉजी मैथ्स में और हमारी गीता भी अच्छी है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है गीता, यानी गीता हमारी मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में अच्छी है। कुसुम की बात करें, कुसुम हमारी मैथ्स में अच्छी है लेकिन बायोलॉजी में अच्छी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की बात करें समीर का, तो समीर हमारी समीर बायोलॉजी में तो अच्छा है लेकिन मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। फिर मिहिर की बात करें तो मिहिर हमारा बायोलॉजी में अच्छा है बट मैथ्स में अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है जो दिया हुआ है गीता, कि गीता हमारी बायोलॉजी में अच्छी है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गीता। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज गुड इन ओनली हिंदी, मराठी और मैथ्स। हिंदी, मराठी और मैथ्स में कौन अच्छा है। तो अगर हिंदी, मैथ्स और मराठी की बात करें 1 to this 1, तो हिंदी, मैथ्स, मराठी, हिंदी, मैथ्स, मराठी। तो कुसुम एक ऐसी है यहाँ पे जो हमारी हिंदी, मैथ और मराठी में अच्छी है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो थर्ड ऑप्शन कुसुम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज गुड इन मैथ्स, बायोलॉजी एंड हिंदी। मैथ, बायो और हिंदी में कौन अच्छा है। तो मैथ, बायो, हिंदी की बात करें तो कौन अच्छा है, राहुल अच्छा है इन तीनों में। बाकी सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं गीता, गीता हमारी हिंदी में अच्छी नहीं है, मैथ्स और बायो में अच्छी है लेकिन हिंदी में अच्छी नहीं है, हमें तीनों सब्जेक्ट का चाहिए। और समीर की बात करें, समीर हमारा हिंदी में अच्छा है, बायो में अच्छा है लेकिन मैथ्स में नहीं अच्छा है। वहीं अगर मिहिर की बात की जाए तो मिहिर हमारा केवल बायो में अच्छा है लेकिन हिंदी और मैथ्स में अच्छा नहीं है। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शंस की बात करें, केवल ऑप्शन नंबर 2 यानी राहुल एक ऐसा है जो हमारा हिंदी, मैथ्स और बायो तीनों में अच्छा है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू even if it seems to be at variance with the commonly known facts and decide which of the given conclusion logically follows from the given statement। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें 2 कंक्लूजन दिए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं, जो निष्कर्ष हमें दिए हुए हैं कथन के आधार पर, उसमें से कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथन के अनुसार अनुसरण करता है यानी कि सही है। जब कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान करने वाली होती है कि
कोई भी लॉजिक हम अपने मन से नहीं लगा सकते। जो चीज हमें एग्जैक्टली कथन में दी हुई होती या फिर स्टेटमेंट में दी होती है, उसी के बेस में उसी को रिलेट करता हुआ जो हमारा निष्कर्ष होना चाहिए, अगर निष्कर्ष उसको रिलेट नहीं कर रहा होता है तो हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब क्वेश्चन क्या है, ऋतिक इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम टू रेस्ट। ऋतिक जो है वो अपना व्यस्ततम जीवन शैली के बावजूद भी आराम करने के लिए समय निकाल लेता है। ये हो गया हमारा कथन। फिर निष्कर्ष दिया हुआ है, ऋतिक इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ऋतिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, अगर कहा जा गया ऋतिक बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए आराम करने के लिए समय निकाल लेता है और हमें कंक्लूजन दिया है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। वो जो भी काम कर रहा होगा वो सारे के सारा मैनेज कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे में, अच्छे तरीके से कोई टाइम शेड्यूल बना के रखा होगा कि ये टाइम पे हम ये वर्क करेंगे, ये टाइम ये करेंगे, हर चीज़ को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना उसको आता है। इसलिए वो इतना ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी अपने रेस्ट के लिए समय निकाल लेता है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है कि ऋतिक एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, वो हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन है वो डायरेक्ट हमारे दिए हुए कथन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे हमारे सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजी पर्सन। आराम करना किसी भी व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन, बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो काम करने के बाद जो थकान होती है उसको सही करने के लिए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये चीज़ दी हुई है कि रेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी बिजी पर्सन के लिए, तो हमें स्टेटमेंट में कहा गया था ऋतिक बिजी पर्सन इतना ज़्यादा है फिर भी वो रेस्ट करने के लिए समय निकाल लेता है। तो वो रेस्ट कर रहा है, तो मतलब रेस्ट करना जो है उसके बिजी शेड्यूल से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब रेस्ट करना भी उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए वो अपने बिजी शेड्यूल से रेस्ट के लिए समय निकाल लेता है। तो हमारा जो सेकेंड वाला कंक्लूजन है कि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजी पर्सन के लिए, वो भी हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। तो अब इसमें हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन भी 100% ट्रू है, सेकेंड कंक्लूजन भी 100% ट्रू जा रहा है। तो इस बेस पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ 1 and 2 फॉलोज, दोनों एक तथा दो अनुसरण करते हैं। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन बिलो स्टेटमेंट फॉलोड बाय, ये भी हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है जैसे अभी हमने सॉल्व किया, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। अब क्या है, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, सभी कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति सफल होते हैं। ये हो गया हमारा कथन। इसका कंक्लूजन दिया है ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, सभी सफल व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। भाई एक चीज हमें पता है कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आप जीवन में सफल होंगे, तो सफल होने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। तो यानी कि सफल होना और कठिन परिश्रम करना ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जैसे कहा गया है कि सभी कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति सफल होते हैं, तो इसका जो कंक्लूजन है कि सभी सफल व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, यानी उन्होंने कभी ना कभी कठिन परिश्रम किया होगा, इस वजह से वो सक्सेसफुल हैं। तो अगर ये चीज देखे जाए वो सक्सेसफुल हो रहे, तो इस बेस पे जो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो हमारा 100% ट्रू चला जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें, नेक्स्ट क्या है, ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ, केवल कठिन परिश्रम ही गारंटी है जीवन में सफल होने के लिए। इसमें जो ये गारंटी वर्ड है ये हमारे स्टेटमेंट को कुछ कमजोर कर रहा है। कैसे कमजोर कर रहा है, कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, बिजनेसमैन है, बहुत लाखों करोड़ों का टर्नओवर जा रहा है उनका ईयरली, और कई सारा बहुत ज़्यादा चीज उनके बिजनेस फैले हुए हैं किसी पर्सन के। फिर उनका जो चाइल्ड हो गया, तो अगर चाइल्ड है उनका, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, तो कंप्लीट करने के बाद अगर वो सेम अपने फादर की कंपनी ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने पर ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने, जैसे उसने केवल ग्रेजुएशन किया है तो उसको केवल क्लर्क की जॉब मिल जाएगी। भाई वो जो वहाँ के ओनर है उनका सन है,
तो जाहिर सी बात है उसको किसी ऊंची पोस्ट पे डायरेक्टली नौकरी दी जाएगी, या तो वो एडमिन में आ जाएगा या मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि केवल ये कहना कि केवल कठिन परिश्रम ही आपको सफल बना सकता है तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा केस जा रहा है कि इस केस में कि अगर किसी के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने बेटे को बिजनेस दे दिया तो डायरेक्टली उनका बेटा बिजनेस संभालने लगा, तो जिस पोजीशन पे उसको उसके फादर के थ्रू जॉब मिली है वो उसने अपनी मेहनत से तो नहीं पाई है, वो उसको उसके फादर के थ्रू मिली है, क्योंकि वो फादर जो है उसके बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके बेटे की वजह, उनके बेटे होने के बावजूद उनको उस चीज की जॉब मिली है। तो कि ये चीज कहना कि केवल कठिन परिश्रम से ही आदमी सफल होता है तो वो सही नहीं है। केवल कठिन परिश्रम से नहीं होता, कई सारी कंडीशन हो जाती है। केवल जो इसमें ओनली वर्ड दिया हुआ है, ओनली और गारंटी वर्ड, ये शब्द हमारे दिए हुए कथन को कमजोर कर रहे हैं। तो इस बेस पे जो सेकंड वाला कंक्लूजन है ठीक है, लेकिन वो 100% सही नहीं हो सकता, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। केवल जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है यानी ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये हमारा होगा सही। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, multiply means plus and divided by means minus, compute the value of the expression। अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें जो स्टेटमेंट दिया होता है, इक्वेशन दी होती है, उसको हम पहले जो हमें साइंस दिए होते हैं उन साइंस को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद इसको वोडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। 45 - 9 + 4 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे 45 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, माइनस किसको डिनोट कर रहे हैं, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, तो यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय। फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई × 4, और मल्टीप्लाई डिनोट कर रहा है प्लस को, तो प्लस का 5, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 9 × 5 = 45, 5 × 4 + 5 कितना आ गया, 5 × 4 = 20 + 5 = 25, तो आ गया 25। अब अगर हम अपने आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के आंसर को डिनोट कर रहा है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ a = 1, PAT = 37, देन पार्ट = ? हमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। a = 1, अब एक चीज हमें पता है कि अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर हम बात करें, जो लेटर्स की पोजीशन होती है हमारी सीरीज में, वो जैसे ए की हमारे दिया हुआ है 1, ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होता है। तो जैसे PAT दिया हुआ है, तो हम एक चीज ये सोच सकते हैं कि अगर जैसे a = 1 दिया तो हो सकता है इसमें केवल जो इनकी लेटर की पोजीशन दी है उनको ले लिया गया हो। तो अगर P की बात करें तो P हमारा किस पोजीशन पे होता है, 16 पे, ए होता है फर्स्ट पोजीशन पे, और टी हो जाता है 20th पोजीशन पे। तो 16 + 1 is 17, और 17 + 20 = 37। तो PAT की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 37। तो हमको किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पार्ट का। तो PART। अब देखिए PAT का हमें 37 दिया था, PA और T, इसका हमारा 37 आ गया, और R क्या होता है, O PQR 18। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 3 1 5, तो हमारा क्या आ गया 55। तो जैसे हमें दिया था कि A की वैल्यू 1 है, PAT की वैल्यू 37 है, तो PART की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 55। तो इस बेस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीता इंट्रोड्यूस सीमा एज हर मदर्स फादर्स ओनली सन्स डॉटर, हाउ इज रीता रिलेटेड टू सीमा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, रीता कहती है सीमा को कि रीता इंट्रोड्यूस एज हर मदर्स फादर, यानी रीता जो है उसकी जो मदर है, ठीक है, उसकी मदर के फादर जो है उनके ओनली सन की डॉटर है। कौन है,
सीमा। ठीक है, तो हमें बताना है कि रीता और सीमा एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। तो जैसे इसमें कहा गया था कि रीता कहती है कि सीमा से कि जो सीमा है वो रीता की मदर के फादर के एकमात्र सन की बेटी है। तो देखिए, रीता की जो मदर है, मदर के जो ब्रदर है, यानी रीता के जो मैटरनल अंकल हैं, उनकी बेटी है सीमा। तो रीता और सीमा के बीच में अगर रिलेशन फाइंड किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कजिन। अगर सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं तो वो एक दूसरे के सिबलिंग्स कहलाते हैं, लेकिन अगर वो आपके फादर या मदर के ब्रदर या सिस्टर के चाइल्ड होते हैं तो उनका अगर रिलेशन निकाला जाए तो वो आपस में कजिन्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब रीता जो है सीमा की क्या हो जाएगी, कजिन। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कजिन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज अ वर्ड इन द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमें जोड़ा दिया हुआ है, उसमें हमें बताना है इस जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उसकी जगह पे क्या आएगा। ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व में क्या किया जाता है कि हमारा जो फर्स्ट पेयर दिया होता है उस फर्स्ट पेयर में जो रिलेशन होता है सेम वही रिलेशन हमें सेकंड पेयर में फाइंड करना होता है। जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में इंडिया और दिया हुआ है टाइगर, और यूएसए के बाद हमें ब्लैंक दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो भारत है उसका जो राष्ट्रीय इंडिया का नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर होता है। तो यहाँ पे हमें नेशनल एनिमल का लॉजिक लग सकता है। अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमें यूनिकॉर्न दिया हुआ है, बैल्ड ईगल दिया हुआ है, टुरल दिया हुआ है, ड्रग दिया हुआ है। ये सब हमें एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक क्या चल रहा है, वो हमारा लॉजिक चल रहा है नेशनल एनिमल का। अब भारत का नेशनल एनिमल होता है टाइगर और यूएसए का नेशनल एनिमल कौन है, यूएसए का नेशनल एनिमल है बैल्ड ईगल। तो अगर बैल्ड ईगल है तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, गणेश सेड अंजलि इज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज ओनली ग्रैंड डॉटर। गणेश इज सिंगल एंड हैज ओनली वन सिबलिंग that is an elder sister. How is Ganesh related to अंजलि? गणेश कहता है कि जो अंजलि है वो उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर की एकमात्र डॉटर इन लॉ की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, और गणेश सिंगल है और उसका केवल एक सिबलिंग है। तो उसे बताना है गणेश अंजलि से किस तरह से रिलेटेड है। तो गणेश कहता है, अगर जैसे हमने माना ये गणेश है, ठीक है, उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल मतलब उसके फादर के जो फादर हुए, ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज। तो उसके फादर के जो ओनली डॉटर इन लॉ है, ओनली डॉटर इन लॉ यानी एकमात्र बहू है, यानी इनका केवल एक बेटा है। तो ओनली डॉटर इन लॉ ओनली ग्रैंड डॉटर, इसकी एकमात्र ग्रैंड डॉटर। और हमें कहा गया गणेश सिबलिंग है, यानी कि ये गणेश की नहीं हो सकती ग्रैंड डॉटर। और कहा गया है कि गणेश का एक सिबलिंग है जो बड़ी बहन है। तो इनकी जो है बेटी की बेटी है, कौन है, अंजलि। ठीक, Ganesh is sibling and has one sibling. How is Ganesh related to अंजलि? अब हमसे कहा गया था कि जो गणेश है, अनिश कहता है अंजलि कौन है, उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी पिता के पिता की एकमात्र बहू की एकमात्र ग्रैंड डॉटर। तो एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, तो गणेश और ये जो है अंजलि की माता वो आपस में सिबलिंग हो जाएगा। तो गणेश और अंजलि का फाइंड करें तो क्या है, तो ये क्या होगा, मैटरनल अंकल। क्यों, क्योंकि अंजलि की जो माता है, माता के भाई है गणेश, तो गणेश कौन होंगे, मैटरनल अंकल। मैटरनल और पैटर्नल कंफ्यूज होने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन हटाने का तरीका सिर्फ ये है कि मैटरनल पे अगर हमको याद करना है तो एक चीज याद करें, मैटरनल में एम, पैटर्नल में पी। एम से मम्मी और पी से पापा।
तो P से अगर पापा हो रहा है तो ये पिता का रिश्ता होगा, M से मम्मी हो रहा है तो वो माता का रिश्ता होगा। तो ये होता है मैटरनल या पैटर्नल का याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ प्लूटो इज इक्वल टू QKVSP देन सैटर्न इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर प्लूटो दिया हुआ है, क्या है प्लूटो? QKVSP, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है सैटर्न। तो PQ ये हो रहा है प्लस का 1 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस 1। तो हमारा इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1। तो हमें यहाँ पे ये जो लॉजिक चल रहा है इस लॉजिक पे हमें सैटर्न का कोड फाइंड करना है। तो अगर हम सैटर्न का कोड फाइंड करें तो सैटर्न के कोड में क्या होगा? SATURN। तो इसमें भी हमारा पहले प्लस 1 फिर माइनस फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, उसके बाद फिर से प्लस 1 और फिर से माइनस 1। तो अगर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो S का T Z TU RSMN, तो क्या आ गया हमारा? TZUTSM। तो हमारा सैटर्न का कोड आया TZUTSM। आप इस बेस पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस एंड डिवाइडेड बाय मीन माइनस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमने अभी अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इसके साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 15, फिर आया है हमारा प्लस, प्लस किसको डिनोट कर रहा है? प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई 9। फिर हमें मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई किसको डिनोट कर रहा है? प्लस को। डिवाइडेड बाय किसको डिनोट कर रहा है? माइनस को। ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। 15 9 जा 135 प्लस 10 माइनस का 5। अब 135 प्लस 10 145 माइनस का 5, तो क्या आ गया? 140। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आया? 140। अब अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Pointing to a photograph, Ramesh said, "He is Rahul, my brother's son's only paternal uncle's wife's brother." एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए रमेश कहता है कि वो राहुल है, वो मेरे भाई के बेटे के एकमात्र पैटर्नल अंकल की वाइफ का ब्रदर है। अब बताना है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू रमेश। अब बोला है ही इज माई ब्रदर्स, यानी ये हमारा रमेश का जो ब्रदर है, सॉरी ब्रदर में हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। माई ब्रदर्स सन्स ओनली पैटर्नल अंकल, यानी इसके एकमात्र पैटर्नल अंकल है, तो इसके एकमात्र पैटर्नल अंकल कौन होगा? रमेश। पैटर्नल अंकल्स वाइफ, यानी रमेश की जो वाइफ है, वाइफ्स ब्रदर, रमेश की जो वाइफ है उसका ब्रदर कौन है? राहुल। हमें बताना है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू रमेश। अब एक चीज हम देखें कि अगर राहुल और रमेश दिखाए तो रमेश की जो वाइफ है उसका ब्रदर है राहुल। तो अगर इनके बीच हम रिलेशन फाइंड करें तो हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर या सिस्टर जो होता है वो आपस में ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ होता है। अब राहुल यहाँ पे मेल है तो राहुल क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ब्रदर इन लॉ। तो इस तरह से अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Choose the pair which is related in the same way as the words in the first pair from the given choices। ये भी हमें एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा अभी हमने पहले किया था। इसमें हमने फर्स्ट पेयर में रिलेशन जो फाइंड किया था वही रिलेशन सेकंड उसमें आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिलेटेड टू आई, हाउ नेफ्रोलॉजिस्ट रिलेटेड। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आँखों से रिलेटेड होते हैं और आँखों का इलाज, आँखों की डिजीज जो होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट हमें फाइंड करना है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, किडनी दिया है और स्टमक दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो किडनी डिजीज से रिलेटेड होते हैं, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा किडनी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स to be at variance with the commonly known facts and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement। इसमें हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है ऑल बॉयज आर मंकीज। जितने भी बॉयज होते हैं वो कौन होते हैं? मंकीज होते हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है सम प्लांट्स आर मंकीज, कुछ प्लांट्स मंकीज हैं। फिर बोलते हैं इसका कंक्लूजन दिया है सम मंकीज आर बॉयज, कुछ मंकी बॉय है। अब जब कभी भी हम सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हमें ऑल का केस दिया होता है तो ऑल से हमारा सम का केस बनता है। अगर आपको सिलॉक्स में कोई दिक्कत हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक एक चीज़ किस तरह से सिलॉक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्या लॉजिक लगता है, एक एक स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप उसको देख सकते हो। तो अगर दिया है ऑल बॉयज आर मंकीज, तो अगर सभी बॉयज मंकी है तो जाहिर सी बात है कुछ मंकी हमारे बॉयज होंगे, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। फिर बोला है ऑल प्लांट्स आर बॉयज, सभी प्लांट्स बॉयज हैं। अब देखिए ये तो हमें दिया है कि बॉयज का जितना पोर्शन है वो सब मंकी में आ रहा है। फिर बोला है सम मंकीज आर प्लांट, हो सकता है जैसे मंकी का इतना पोर्शन केवल हमारे बॉयज में आ रहा है, बाकी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे प्लांट्स में आ रहा है, और जो प्लांट्स का कुछ पोर्शन मंकी में है तो वो प्लांट्स का पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है वो मंकी का हो, ये ना हो। तो हम कुछ एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि बॉयज का प्लांट से रिलेशन है कि नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्लांट्स बॉयज हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी का केस होता तो पॉसिबिलिटी के केस में हम ले सकते हैं कि सभी प्लांट्स के बॉयज होने की संभावना है, लेकिन नॉर्मल वे में, नॉर्मल लॉजिक में हम इसको नहीं ले सकते ऑल प्लांट्स आर बॉयज। तो यानी इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, केवल कंक्लूजन हमारा 1 सही होगा। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, क्वेश्चन केवल ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमने सॉल्व किया अपने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर को। ये प्रीवियस ईयर पेपर था हमारा 2 अप्रैल 2016। ये एग्जाम हमारा 2016 में हुआ था, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे। ये प्रैक्टिस की आपने, जैसे अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो आपने देखा कि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर आपने सारे चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करके रखे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने में, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें लॉगिन करके आप जितना भी स्टडी मटेरियल है एनटीपीसी का वो आप सॉल्व कर सकते हो। उससे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मॉक पेपर हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियोस देख सकते हैं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए हुए हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।